तो दोस्तों सबसे पॉपुलर जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80C, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। तो प्रोविडेंट फंड के नाम पे हर महीने आपका जो डिडक्शन होता है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट जो आप करते हो हर साल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सारे डिडक्शन ऑप्शंस जो कि बिलोंग करते हैं सेक्शन 80 को, यानी कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD और भी कई तरीके के ऑप्शंस हैं दोस्तों जिसमें आप निवेश कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ हम कई सारी आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलेंगी आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स डिडक्शन क्या होता है? तो दोस्तों कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास जिन्हें हम कहते हैं डिडक्शन ऑप्शंस, जिसमें आप निवेश कर सकते हो या फिर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इन डिडक्शन ऑप्शंस में बिलोंग करते हैं। और दोस्तों इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि आपका जो टोटल इनकम है उसमें से आप ये डिडक्शंस माइनस कर सकते हो ताकि जो आपका टैक्सेबल इनकम है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी मदद से आपका जो इनकम टैक्स होता है वो भी कम हो सकता है और इसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। अब दोस्तों ये जो इनकम टैक्स डिडक्शन ऑप्शंस है ये कौन क्लेम कर सकता है? तो दोस्तों आप जैसे लोग या फिर मुझ जैसे लोग जो कि एक इंडिविजुअल है, हो सकता है कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर आपका खुद का एक बिजनेस है, तो दोस्तों आप एज अ इंडिविजुअल इन डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों एक्चुअल में ये डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम करने का क्या फायदा होता है, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या है? तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कॉलम में टैक्स अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹1,50,000 और यहाँ पे टैक्स अमाउंट विदाउट डिडक्शन। तो दोस्तों हम कंपैरिजन के तौर पे देखने वाले हैं कि जब आप डिडक्शन करते हो तो आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा और विदाउट डिडक्शन आपका कितना इनकम टैक्स होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपकी ग्रॉस इनकम बिफोर डिडक्शन जो है वो है 15 लाख रुपए सालाना, और अगर आपने इनकम टैक्स डिडक्शन किया है यहाँ पे आपका 1.5 लाख रुपए है डिडक्शन, और यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज नहीं करते और आपका जो डिडक्शन है वो ₹0 है, तो दोस्तों आपका नेट टैक्सेबल इनकम हो जाता है 15 लैक्स माइनस 1.5 लैक्स यानी कि 13.5 लाख रुपए, 13,50,000 रुपीज, और यहाँ पे दोस्तों आपका टैक्सेबल इनकम रह जाएगा 15 लाख रुपए। तो दोस्तों इसके हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो 2,26,200 आपका इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से यहाँ पे, और यहाँ पे होता है आपका 2,73,000 रुपीज। तो दोस्तों आप टैक्स सेविंग कर पा रहे हो 46,800 रुपीज का। अब दोस्तों ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है ये भी आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। तो गूगल पे आप आओगे, आपको सर्च करना होगा फिनकेल्सी ब्लॉग। तो दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है जहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे ही हमने ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन किया, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया एक न्यू विंडो में इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला एग्जांपल हम लेकर चेक कर सकते हैं कि आपका ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो आपका 15 लाख का जो इनकम है वो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में डालेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे, आपकी एज 0 से लेकर 60 ईयर्स, और यहाँ पे अगर हम सैलरीड का ऑप्शन चूज करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इनकम जो है 15 लाख रुपए डालनी है। और दोस्तों यहाँ पे आप डिडक्शंस भी डाल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन 80C में हम 1 लाख रुपीज का डिडक्शन डालेंगे क्योंकि ऊपर का 50,000 रुपीज हमें एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली मिल गया है। तो जैसे ही मैंने ये 1 लाख रुपीज का सेक्शन 80C में अमाउंट डाला, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 2,26,200 का आपका टैक्स होता है। तो यही अमाउंट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और दोस्तों ये चीज अगर हम देखें कि अगर आप कोई भी डिडक्शंस नहीं करते हो तो यहाँ पे ये डिडक्शन हटाना होगा, और दोस्तों आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अप्लाई नहीं करना है। तो 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर नहीं मिलना है आपको तो आपको एज अ बिजनेसमैन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे ही हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, डिडक्शंस को हटा दिया, तो जैसे कि आप देख सकते हो 2,73,000 रुपीज का आपका टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, और यही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। दोस्तों इस कैलकुलेटर में इसके साथ साथ आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो भी बताया जाएगा। तो इसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेलसी टीवी को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल ऐप पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, डाउनलोड आवर एंड्रॉइड ऐप फिनकेलसी, जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि एक फ्री एंड्रॉइड ऐप है दोस्तों। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल डिवाइस पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस इनकम टैक्स एग्जाम्पल की मदद से कि जब हम डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम करते हैं हमारा इनकम टैक्स जो है वो हम बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से डिडक्शन ऑप्शंस है जिसे आप यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारे सेक्शंस दिए हैं। इन सेक्शंस में कौन से डिडक्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और दोस्तों इनकी मैक्सिमम लिमिट्स कितनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पॉपुलर जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80C, जिसमें आता है आपका इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो प्रोविडेंट फंड के नाम पे हर महीने आपका जो डिडक्शन होता है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट जो आप करते हो हर साल वो भी आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप चिल्ड्रंस ट्यूशन फी पे कर रहे हो तो वो भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका होम लोन है तो प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन यानी कि होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप पे कर रहे हो एज अ ईएमआई, उसको भी आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में। इसके अलावा दोस्तों कई सारे और भी ऑप्शंस हैं जिसे मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, जो कि आप चेक कर सकते हो कि किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम लिमिट आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 80CCC। तो दोस्तों ये है फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन एन्युइटी प्लान ऑफ LIC, यानी कि अगर आप कोई एन्युइटी प्लान खरीद रहे हो जिसकी मदद से आपको पेंशन मिलने वाली है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो दोस्तों वो वाला अमाउंट आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1 यानी कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में तो थोड़ा सा अमाउंट आपकी सैलरी में से भी जाएगा एज अ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो वो वाला अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80CCD1 में, और इसका भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो हमने ये सेक्शन देखा है सेक्शन 80C, इसके अलावा सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD1, इसमें जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, लेकिन आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही क्लेम कर सकते हो। ये तीनों सेक्शंस को कंबाइन करने के बाद आप इनको सेपरेटली क्लेम नहीं कर सकते, तो इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। अब दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 80C में एक और चीज बिलोंग करती है, जो कि है सेक्शन 80CCD2, यानी कि जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन तो यहाँ पे हो गया, लेकिन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके एनपीएस अकाउंट में मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी आप उसको क्लेम कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों सेक्शन 80C के अलावा सेक्शन 80CCD1 भी, इसमें भी आप एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो खुद की तरफ से एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसके लिए आपको एडिशनल 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेक्शन 80C के ऑप्शन है इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपका एनपीएस का अकाउंट है, अगर आपने ओपन किया है तो उसमें आप एडिशनल 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका 2 लाख रुपए तक एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकता है इन दो सेक्शंस को यूज करके। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 80TTA जो है इसमें आपका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, यानी कि जो आपका सेविंग्स अकाउंट है, हो सकता है एसबीआई में है या फिर एचडीएफसी या फिर एक्सिस बैंक में, जो भी सेविंग्स अकाउंट है आपको उसमें हर क्वार्टर में इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होते रहता है दोस्तों। तो वो वाला जो अमाउंट है वो एक्सेप्टेड है मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक के लिए। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इनकम आपको मिलती है आपकी सेविंग्स अकाउंट में से वो टैक्सेबल होता है, लेकिन 10,000 रुपीज तक आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर का जो अमाउंट मिलता है आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों ये जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए भी मैंने अलग से कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे। तो अगर आप कैलकुलेटर्स के सेक्शन में देखो, यहाँ पे आपको सेविंग्स इंटरेस्ट का कैलकुलेटर दिखेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया एक न्यू विंडो में सेविंग्स अकाउंट का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बैंक बैलेंस अगर आपका 1 लाख रुपए का है, इंटरेस्ट रेट 3% मिल रहा है आपके बैंक में और एक दिन का आपको इंटरेस्ट पाना है तो दोस्तों आपको 8 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आपका 100 दिन तक 1 लाख रुपए रहता है तो आपको 822 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस कैलकुलेटर को भी यूज करके आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कितना हो सकता है वो आप चेक कर सकते हो।
दोस्तों इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर भी दिया है, तो आप उस एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में चेक कर सकते हो आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और वो कैसे काम करता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80 TTB, यानी कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए ये अप्लाई होता है। तो जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता है, वो सारे एक्सेम्प्टेड रहेंगे। मैक्सिमम आप 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। अब दोस्तों अगला सेक्शन है सेक्शन 80 GG, यानी कि फॉर रेंट पेड व्हेन HRA इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो समझो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो लेकिन आपके पे स्लिप में HRA नहीं मिल रहा आपको, लेकिन फिर भी आप क्लेम कर सकते हो आपका हाउस रेंट जो आप पे करते हो एक रेंटेड एकोमोडेशन में, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60,000 रुपए है। इसके अलावा सेक्शन 10 में दोस्तों अगर आपको HRA मिलता है आपकी पे स्लिप में, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो आपका सेक्शन 10 में क्लेम होगा। और दोस्तों इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है उस HRA एग्जेम्पशन को क्लेम करने का, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और अलग से आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे HRA कैलकुलेटर। तो इस कैलकुलेटर को भी यूज करके आप अपना HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो अगर हम इस HRA कैलकुलेटर को ओपन करें, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपको आपकी बेसिक सैलरी प्रोवाइड करनी होगी, HRA अमाउंट आपको कितना मिल रहा है सालाना वो प्रोवाइड करना होगा, रेंट अमाउंट आप कितना पे करते हो, मेट्रो सिटी में आप रहते हो या नहीं, ये ऑप्शंस को चूज करके आपका HRA एग्जेम्पशन अमाउंट जो है कितना होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो इस कैलकुलेटर को यूज करके आप HRA एग्जेम्पशन का अमाउंट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 80E, यानी कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उस पे आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो आप क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, यानी कि इतने सालों तक के लिए जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80E में। दोस्तों दूसरा सेक्शन है 80EE, यानी कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। इसका जो लिमिट है 50,000 रुपीज है। तो जो आप होम लोन आपने लिया हुआ है एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर, उसमें जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसको आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80EE में। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 24 में भी आपका जो होम लोन है उस पे भी आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, और उसका मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीज का। दोस्तों होम लोन पे आपका EMI कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बनाया हुआ है आपके लिए, होम लोन कैलकुलेटर। तो इसमें आपका EMI कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं दोस्तों होम लोन पे कि आपका EMI कैसे कैलकुलेट होता है, और थोड़ा सा प्री पेमेंट करके आप इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो। तो वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आपका जो सेक्शन 80EEA है ये भी होम लोन के रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों इसकी थोड़ी सी कंडीशंस है कि आपने अगर लोन लिया है 31 मार्च 2022 से पहले, तो ही आप इस होम लोन का ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप क्लेम कर सकते हो, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको जितना कम से कम इंटरेस्ट पे करना है उतना ही आपको करना चाहिए। ये बाकी के सेक्शंस में आपको नहीं जाना पड़े उतना कम आप इंटरेस्ट पे करो। सिर्फ आपको इनकम टैक्स बचाना है, उसके लिए आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 80D है, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप अपने लिए या फिर पेरेंट्स के लिए लेते हो तो आप 25,000 या फिर 30,000 तक अमाउंट जो है उसको क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80DD है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट, इसमें आपका मैक्सिमम है अप टू 1,25,000। सेक्शन 80DDB, यानी कि मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव, तो इसमें भी आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक है। सेक्शन 80U, यानी कि सेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, तो अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें अगर आपका कुछ भी खर्चा होता है तो आप मैक्सिमम 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80GGC, कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ डोनेशन दे रहे हो या फिर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना अमाउंट क्लेम कर सकते हो आप अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एज अ कैश अमाउंट यहाँ पे नहीं दे सकते, तो आपको एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 80RRB, ये बिलोंग करता है आपके डिडक्शंस ऑन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ अ पेटेंट, यानी कि अगर आपने कुछ पेटेंट किया हुआ है और आपको उस पे रॉयल्टी इनकम मिलती है तो
तो वो इनकम अप टू 3 लाख रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों ये सारे डिटेल्स जो है अलग अलग सेक्शंस के रिलेटेड ये मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से रीड भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को यूज करके, ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके एक और वीडियो में। इसके अलावा आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होता है और कैसे प्री पेमेंट्स करके आप अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट्स है उसको बचा सकते हो आपके होम लोन में, तो ये भी हमने देखा है अलग वीडियोस में। दोस्तों इसके अलावा कार लोन और बाइक लोन के भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एसआईपी कर रहे हो या फिर एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो तो आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने देखा है एक अलग वीडियो में। और दोस्तों इन रिटर्न्स पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, यानी कि एसआईपी पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा या फिर लमसम पे किसी अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो में देखा हुआ है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस है जिन्हें आप क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस मैं अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि आप किन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर सकते हो या फिर आपका एक्सपेंसेस जो है वो किन सेक्शंस में बिलोंग करता है, ताकि आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सको। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि ये सारे डिडक्शन ऑप्शंस तब एप्लीकेबल होंगे जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज करते हो तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स है दोस्तों, यानी कि जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो थोड़ा सा हायर है कंपेयर टू न्यू टैक्स स्लैब रेट्स। इसी की वजह से जो भी आपको डिडक्शंस मिलेगा वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम के बीच में कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों थोड़े से क्वेरीज ले लेते हैं जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे हैं। आपने जो डिडक्शन ऑप्शंस है उसको अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया और आपका ऑलरेडी इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया, तो क्या आपका ये जो टैक्स है वो रिफंड हो सकता है अगर आपने आईटीआर फाइल किया? तो दोस्तों हाँ, आप बहुत ही आसानी से आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो और उसमें मेंशन कर सकते हो कि आपने इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश किया है और इसी की वजह से आपको जो डिडक्शन ऑप्शंस है उसको क्लेम करना है और इसी के हिसाब से आपका इनकम टैक्स वापस से कैलकुलेट होगा और अगर आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया है तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक फाइनेंशियल ईयर में ही बिलोंग होना चाहिए, यानी कि अगर आप अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 के अंदर ही अंदर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फायदा उठाते हो और उसमें निवेश करते हो तो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका डिडक्शन एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर आपने सेक्शन 80C में पीपीएफ में अप्रैल 2022 में निवेश किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए आप ये जो अमाउंट है पीपीएफ में जो आपने डिपॉजिट किया है उसको क्लेम कर सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करोगे असेसमेंट ईयर 2023 और 24 में। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में जो भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसका जो आईटीआर फाइलिंग होगा वो 2023 में होगा, समवेयर अराउंड जुलाई के महीने में इसकी डेडलाइन होती है, लेकिन यूजुअली इसको एक्सटेंड किया जाता है अगस्त में या फिर सितंबर तक के लिए। दोस्तों एक और क्वेरी ये आती है कि अगर आपने होम लोन लिया है और उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे करना पड़ा है तो किस फाइनेंशियल ईयर में आपको ये जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है उसको क्लेम करना चाहिए? तो दोस्तों जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ये अमाउंट पे करते हो उसी फाइनेंशियल ईयर में आप इसको क्लेम कर सकते हो, आगे आने वाले फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर्स में आप क्लेम नहीं कर सकते। तो समझो अगर आपने दिसंबर 2022 में एक होम लोन लिया है और उसी समय स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को पे किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में ही आपको सेक्शन 80C के अंडर ये वाला जो अमाउंट है उसको क्लेम करना चाहिए। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आती है कि आपका जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C
आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी हमने सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शंस देखे हैं उसमें अगर आप निवेश करते हो तो वो सारा का सारा अमाउंट आपको एड अप करना होगा, यानी कि उसका टोटल करना होगा और उतना अमाउंट आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक लिमिट है कि सालाना आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख ही एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 तक के लिए। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में हमें देखना होगा कि इन लिमिट्स के साथ क्या किया जाता है, क्या इन्हें इंक्रीज किया जाता है या फिर सेम रखा जाता है। दोस्तों एक और क्वेरी ये आती है कि आपको एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलता है आपकी सैलरी पे स्लिप में, तो क्या फिर भी आप एचआरए को क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों हाँ, सेक्शन 80GG एक अलग से सेक्शन है जो कि आपको मदद करेगा मैक्सिमम 60,000 रुपए यानी कि 60,000 रुपीज तक क्लेम करने के लिए, अगर आप एक्चुअली एक रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हो और हाउस रेंट पे कर रहे हो। दोस्तों एक और क्वेरी ये आती है कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख या इससे नीचे होती है तो आपको मैक्सिमम टैक्स रिबेट ऑफ 12,500 मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, जिसके मुताबिक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन मैंने एग्जांपल्स के साथ मेरे अलग वीडियो में दिया हुआ है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन के वीडियो में, जिसे आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसी की वजह से जो आपका डिडक्शन ऑप्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझो अगर आपकी सालाना टोटल इनकम 6 लाख रुपए है और अगर आपने किसी भी तरह 1 लाख या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया सेक्शन 80C के तहत, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 5 लाख या उससे कम हो जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर में, जिसके हिसाब से आपको ये टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का जो फायदा है वो मिल जाएगा और आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों ये जो टैक्स रिबेट है ये दोनों ही टैक्स रेजिम को बिलोंग करता है, यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम अगर आप चूज करते हो। 5 लाख के नीचे अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जहां तक रिकरिंग डिपॉजिट का सवाल है तो कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो आपने रिकरिंग डिपॉजिट किया है क्या उसका अमाउंट आप सेक्शन 80C के अगेंस्ट डिडक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है कि नहीं, आप जो है सेक्शन 80C में रिकरिंग डिपॉजिट्स का जो डिपॉजिट्स है उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 80C में रिकरिंग डिपॉजिट्स बिलोंग नहीं करता। दोस्तों एक और क्वेरी ये आती है कि जो आप SIP करते हो यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में, क्या आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों SIP जो है ये डिपेंड करता है कि आप किन म्यूचुअल फंड्स में बिलोंग करते हो। तो एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। दोस्तों ये तरीके का म्यूचुअल फंड है, इसमें जब आप निवेश करते हो तो आप सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है उसको क्लेम कर सकते हो। अब दोस्तों ELSS के अपने अलग से रूल्स हैं, यानी कि आपका 3 साल का लॉक्ड इन रहेगा अगर आप उसमें निवेश करते हो। तो दोस्तों इसी की वजह से आपका जो SIP होता है ELSS में सिर्फ आप उसी को एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बाकी किसी म्यूचुअल फंड्स में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन क्वेरीज के अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें कई सारे इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स आज ही कैलकुलेट करके चेक कीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।